बैठिए बैठिए, नमस्ते भैया, नमस्ते। अच्छा, एसी चल रहा है क्या? हाँ, वो भी करेंगे, अभी बना रहे हैं। रोज की तुलना में कुछ तो आसान होगा ही। किस्तों में ठीक तो हो रहा है ना? उम्मीदें जब बना के रखिए। नहीं नहीं, कल शाम को सारी चल गई थी, पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उधर का कुछ गड़बड़ हो गया है। तो अभी वो, क्या भैया? सामने वाला? कहाँ पे? यहाँ कहीं? शाम में करवा दे, नहीं नहीं, मतलब शाम को ये लोग ट्रायल किए थे, सारी चल रही थी। तो कुछ उधर से गड़बड़ हुआ है, अभी वो बनवा रहे हैं आधे घंटे में। चलिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं मानव के श्वसन तंत्र में। आ पढ़ ले। ठीक। क्या चीज? हाँ, नहीं मतलब पढ़ लिया जाए तो अच्छी बात रहेगी। भैया जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, ढेर सारा गुड मॉर्निंग, नमस्ते। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या करना है? आराम आराम से दे। चलिए। हो गया दीपक? ठीक है। नहीं, इन्होंने मेहनत की भाई, है ना? और 4 दिन लिए थे। तो चले, नहीं नहीं, ये तो तात्कालिक समस्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इन्होंने 4 दिन मांगा था कि हम 4 दिन में ठीक करेंगे, तो आज शायद 4 दिन पूरे हो चुके थे। आज पांचवा दिन था। तो हाँ भाई, ये बिजली लाओ जल्दी यहाँ से। चलिए। नहीं, बड़ाई कहाँ से है कि काम तो किया ही है इन्होंने, है ना? तो भाई ना करते तो हम लोग आज भी यही कहते कि हो जाएगा। तो हाँ, आज नहीं होता, है ना? हालांकि होता। क्लास जैसा कुछ नहीं है ना? हाँ, हाँ, कुछ कर रहा है, मतलब बटन वटन दबा रहा है, वो ठीक हो जाएगा अभी। जब अपोलो अपोलो 11 गया यहाँ से 1969 में, तो जाने को उतर गया। तब तो कोई सुपर कंप्यूटर था नहीं। तो नॉर्मल कंप्यूटर से, और वही कहते हैं ना कि अमेरिका की जिद की वजह से चला गया। यहाँ तक कि बताते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस, तीनों के मरने की खबर का जो भाषण है, वो तैयार कर लिया गया था। कि मतलब पहले से ही, कि मान लो वापस आएंगे और मर जाएंगे तो राष्ट्रपति महोदय। हाँ भाई, चालू करो यार। किसका? हमारा भी उतर जाएगा ना, थोड़ा बहुत तो हम भी लगा के ही आते हैं। क्या? अरे 4-5 छह तरह का सामान रहता है। अब वो मुझे याद नहीं, उसमें लिख के मुझे मिल गया है, 1 नंबर पे ये लगाना है, 2 नंबर पे ये हाँ। हाँ, करीब 5 नंबर तक का है। नहीं नहीं, उससे पहले से मिल रहा था। चलिए भाई, ये बिजली कहाँ से आ रही है? कोई मतलब ना निकलेगा, लाइए हम पहुंच ही लेते हैं। है ना? ये लोग को क्या ही कहा जाए। हाँ, ये काम तो सही, हमको ही दे दो इसको। चलिए लगा, आप रह दो। ये कितने का आता है? 5 रुपए का? 20 रुपए का? हाँ, ऐसे कुछ आता है। हमारे यहाँ मेलम बिकता है। चलिए, नहीं नहीं, कुछ ना कुछ साधन होना चाहिए। क्लास शुरू होने से पहले खत्म हो चुकी थी।
अरे हम लोग के चक्कर में जैकेट पहन के आए कि पूरा हिमालय हुआ होगा। लाओ इसको पहन लेते, नहीं ठंडा लग जाएगा, है ना। अच्छा, जब मैं नाश्ता करके इसको मिला दीपक को, हम कहे क्या हुआ, एसी चल रहा है? तो कह रहा है कि सर एसी चल रहा था। हमने कहा अब क्या हो गया? तो कह रहा है पीछे से 3 गड़बड़ हो गया है। ऐसा कुछ है क्या इधर का? फ्यूज उड़ गया उसका। ये जो वाली फिल्म देखा, तिरंगा फिल्म, ब्रिगेडियर सूरदेव सिंह ने इसका निकाल लिया है पीछे से। है ना। तो कह रहे जानी इसका तीनों फ्यूज निकाल लिया गया है ना। चलिए, तो हाँ, अब सारे एसी भैया चला दो। क्यों नहीं चलेगा ना? ए, ये क्या लाइट नहीं है क्या? ये जनरेटर है। अच्छा, तो यार ये क्यों पहना दिया तुम लोग ने? ऐसा करो ना, हमें एक स्वेटर भी पहना दो लाके। एक काम यही करो कि वो आता ना स्वेटर बड़ा वाला, उस उसको पहन। हाँ हाँ, लॉन्ग कोट पहन। हाँ, वो आता ऊपर से आता, कभी कभी पहनना पड़ता भाई मजबूरी में। वो कोट सूट कोट वाला आता है ना, तो हाँ, तो उसको मजबूरी में पहनना पड़ता है, क्योंकि दिखाना पड़ता है ना कि हमारे पास भी है, तो इसलिए। लेकिन अब वो सब फर्जी वाला है। चलिए, अब ये तो रोज का मामला है, चलते। भैया जैसे ही लाइट आई कृपया चला दीजिएगा, है ना। चलिए, तो अपोलो 11 जब वापस होने को हुआ तो पता चला कि जो उनका जो मॉड्यूल था उसका इग्निशन खराब हो गया, बीच का कोई तार टूट गया। अच्छा, अब चंद्रमा में तार ढूंढे मिलेगा नहीं कि नीचे उतर कहीं से तार छोटा मोटा टुकड़ा ले लो, तो लापरवाही नतीजा ऐसा था कि फिर नील आर्मस्ट्रांग ने क्या किया, अपनी पेन का जो ऊपर का होल्डर होता है वो लोहे का बना होता है, उसी को दोनों से जोड़ दिया और स्टार्ट करके लेके आए, और माइकल कॉलिंस के मॉड्यूल से जोड़ के धरती पर सकुशल लौट आए। मतलब सोचो, जो इंसान कितना जुगाड़ी आदमी है, तो वैसे इनका जो है तार टूट चुका है कहीं न कहीं, अब जोड़ेंगे ठीक ठाक हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग कल बात कर रहे थे मानव के श्वसन तंत्र के बारे में। यार ये पीपीटी दूसरा लगा दियो तुम सर, मैं कुछ और भेज दिया हूँ क्या लग रहा है? हम इसको रात में दूसरा बनाए थे। ये जो मैं अभी भेजा हूँ उसको लगाओ, उसमें 30 पेज होगा, देखना। चलिए, तो हम लोग कल देख रहे थे इंसिपिरेशन और एक्सपिरेशन, दो तरह का श्वसन था ना, एक था अंतः और एक था उच्च, निश्वसन और उच्च श्वसन के बारे में था। हमने कहा कि जब हम हवा को एटमॉस्फेयर से लंग्स में ले जाते हैं तो क्या है, इंसिपिरेशन है, और जब लंग्स से हवा को एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो क्या है, एक्सपिरेशन है। तो ये दोनों काम हम हमेशा कर रहे हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग जब करते हैं तो एक बार हवा अंदर, एक बार हवा को बाहर कर रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे फेफड़े में जो एयर प्रेशर है वो बदलता रहता है। आपने कभी भैया खाना खुद बनाते हो कि बाहर से खाते हो? बनाते हैं। तो दो तरह का सिलेंडर है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो शायद आपने छोटा सिलेंडर रखा होगा, मीडियम, और उसमें बाहर से भरवाना पड़ता है। हमने हमने भी रखा था बीच में, मतलब जब मैं पढ़ाई करता था तो उसमें 5 लीटर नहीं भरता, 3-4 लीटर आ जाता है। और तब हमारे जमा क्या हुआ भैया? अच्छा, वहां पे टीवी नहीं चल रहा? आकाश टीवी चलाओ वहां की। ठीक है, तो लग गया ये। तो उसमें क्या हुआ कि 2 लीटर का रेट 50-60 रुपए हुआ करता था तब, अभी तो महंगा होगा, 100 रुपए। नहीं 200 नहीं है, हम 2 लीटर। वही वाली बात, पंकज त्रिपाठी वाली बात, दिन में कितनी बार नमाज करते हो? कि 10 मरतबा। कहीं कितना दिन बता रहे हैं? 2 दिन का जोड़ के बता रहे हैं, तो वो वाली बात ना करो। तो
जब हम छोटे सिलेंडर में गैस फिलअप करवाते हैं तो एक निपल्स आते हैं और उसके ऊपर बड़ा सिलेंडर रख दिया जाता है और कहता है कितना चाहिए, बताएगा 2 किलो। तो तराजू आता है उनका, एक कमानीदार तुला, उससे नाप लेते हैं। अच्छा, उस समय जो अभ्यर्थी बहुत सतर्क रहता है कि कितना किलो हमारा है, उसी से हम और ज्यादा प्लस जोड़ लेंगे। तो छोटे सिलेंडर का प्रेशर कम होता है और बड़े सिलेंडर का प्रेशर ज्यादा होता है। तो जिसका हाई प्रेशर है उसको अगर ऊपर से रख दिया तो लो प्रेशर की तरफ बढ़ जाता है। तो वैसे ही ये जो हमारा वायुमंडल है इसमें प्रेशर ज्यादा है और हमने सांस खींची तो हमारे फेफड़े में प्रेशर कम होगा। अब प्रेशर कम होगा तभी हवा भरेगी। एक नियम है बायल्स लॉ, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये आपने जाना है ना कि जब हम किसी भी चीज में दाब देंगे तो ऐसी स्थिति में उसके आयतन में कमी आएगी, है ना। सीधी सी बात है कि जब मान के चलो कि हम ये एक कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर में थोड़ी सी हवा भर देते हैं और हवा भरने के बाद यदि ऊपर से हम एक पिस्टन लगा देते हैं तो पहली बात तो पिस्टन उठा हुआ है तो प्रेशर कम है तो इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। लेकिन दोबारा अगर हमने पिस्टन दबा दिया और पिस्टन यहां तक ले आए तो ऐसी स्थिति में इसका प्रेशर हमने बढ़ा दिया तो अब गैस का जो वॉल्यूम है वो कम हो गया। बस टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ऐसा बायल साहब ने कह दिया था, है ना। चार्ल्स बायल और अवोगाद्रो के नियम हम रसायन विज्ञान में देखेंगे। तो सेम एक बार सवाल आ गया था कि हमारे फेफड़े में कौन से गैसीय नियम अप्लाई होते हैं, तो जवाब था बायल्स का नियम। तो बायल्स ने यही कहा कि भाई देखो, जब फेफड़े में आप प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, फेफड़े का बढ़ जाता है, और जब हम सांस लेंगे तो हमारा वॉल्यूम बढ़ता है। इसका मतलब फेफड़े का प्रेशर कम है। और जब हम सांस बाहर निकाल रहे होते हैं तो फेफड़े में प्रेशर बढ़ा देते हैं, और जब प्रेशर बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो जब हम सांस को बाहर छोड़ रहे हैं तो फेफड़े का वॉल्यूम कम जा रहा है और सांस को खींच रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसको और बेसिक से समझते हैं। ये नियम लगाने से मन में थोड़ा घबराहट आ जाती है, कुछ लोग को लगता है कि हो क्या रहा है ये। ध्यान देना कि जैसे आपने हवा अंदर खींची तो जो हमारा फेफड़ा है, क्या हवा आने से सिकुड़ जाएगा, फैल जाएगा? तो जवाब है भाई फैल जाएगा। तो जब हम एयर को अंदर खींच रहे हैं ऑक्सीजनेटेड, तो इसमें वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये बात हुई। और जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर घट जाता है। अब ठीक वैसे ही दूसरी तरफ आए तो इस बार हम हवा को बाहर निकाल रहे हैं, और जब हवा को बाहर निकालेंगे तो हमारा फेफड़ा तुलनात्मक तौर पर उतना बड़ा नहीं रहेगा बल्कि छोटा हो जाएगा। यानी यहां पर वॉल्यूम कम हुआ, तो वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर ज्यादा होगा। हमें हवा अगर बाहर निकालनी है तो इसका प्रेशर बढ़ाना होगा। जब प्रेशर बढ़ाएंगे तब एटमॉस्फेयर का प्रेशर इससे कम हो जाएगा और हम बढ़ा के हवा को बाहर निकाल देते हैं। तो जब हम इंसिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हम हवा को अंदर खींच रहे हैं और वॉल्यूम किसका बढ़ा रहे हैं, फेफड़े का वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, नहीं इसका आयतन बढ़ा रहे हैं। और जो वॉल्यूम बढ़ेगा तो फेफड़े का प्रेशर कम हो जाए, किसकी तुलना में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में ये रिड्यूस हो, कम होगा। और जैसे हम हवा को बाहर खींचते हैं यानी कि इंसिपरेशन करते हैं, तत्काल हमारा फेफड़ा सिकुड़ेगा, और जब फेफड़ा सिकुड़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। सिकुड़ने का आशय है कि इसमें क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा, किसकी तुलना में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में, और हम हवा को बाहर निकाल देते हैं। तो कल शायद 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, याद है ना आपको। तो ये अगर आप फिगर बना लें तो बेहतर होगा आपके लिए। नीचे इंसिपरेशन में ये वाला फिगर बना लीजिएगा। इंसिपरेशन में ये फिगर बनाना कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यानी कि आयतन में वृद्धि हो रही है, आयतन में वृद्धि हो रही है, और दाब में कमी हो रही है, प्रेशर में कमी हो रही है। और एक्सीप्रेशन में ये वाला बना लेना कि आयतन में कमी हो रही है और दाब में, नहीं अब इसके बाद अच्छा होगा। हाँ अच्छी बात है, आ गया लाइट।
पानी का भी व्यवस्था लगभग हो गया है, कल तक पैसा उधर से आ गया है, मतलब फंड आने में टाइम लगता है ना, तो दिल्ली से फंड आता है, तो दिल्ली से फंड आ गया है, अब भली मशीन खरीदना बचा हुआ है। तो नहीं, जापान वाला तो ना लगेगा, वो टीचर्स के लिए है, हालांकि हमारे लिए तो यहाँ जापान वाला नहीं है। बन गया, अब चल गया, ठीक। दो चार ठो बर्फ की सिल्ली रखवा दिया करो साइड साइड से। मिलता है बगल में ही। चलो इस बार चंदा लगा के मंगाते हैं। लिखिएगा, बन गया दोनों तरफ। अब लिखिएगा, इंसिपरेशन लिखिएगा। लिखिए, इस दौरान वक्ष गुहा का आयतन, इस दौरान वक्ष गुहा का आयतन, इंसिपरेशन लिखिएगा। इस दौरान वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है। इस दौरान वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है और फेफड़े का वायुदाब कम हो जाता है। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है और फेफड़े का वायुदाब कम हो जाता है। फेफड़े का वायुदाब कम हो जाता है। अंग्रेजी भाषा में लिखिएगा, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस increase the volume of thoracic cavity, increase the volume of thoracic cavity. During this process, increase the volume of thoracic cavity, increase the volume of thoracic cavity and decrease the pressure of lung, and decrease the pressure of lungs, decrease the pressure of lungs. और कितना डिक्रीज करेगा, तो रिस्पेक्टली 1 to 3 mmHg लिखिएगा। रिस्पेक्टिव किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तुलनात्मक लिखिएगा 1 से 3 mmHg पारे के मिलीमीटर दाब पर हम मापते हैं एयर प्रेशर। तो वहीं कहीं ब्रैकेट लिख देना कि वायुमंडल के दाब की तुलना में 1 से 3 mmHg कम हो जाएगा प्रेशर, पारे के वायुमंडल की तुलना में या वायुमंडल के दाब की तुलना में 1 से 3 mmHg, 1 से 3 mmHg रिड्यूस करता है। तो ब्रैकेट अंग्रेजी में लिखिएगा, रिस्पेक्टिव 1 to 3 mmHg रिड्यूस्ड, रिस्पेक्टिव 1 to 3 mmHg। तो हमेशा ध्यान देना कि हमारा फेफड़ा 1 to 3 mmHg रिड्यूस करेगा और उतना ही वो प्रेशर बढ़ाएगा जब उसे एयर को बाहर निकालना होगा। सेम एक कम होता और सेम ज्यादा हो जाता है। अब लिखिएगा इस वाले में उच्च शोषण लिखिएगा। देखिए, इस दौरान वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है, वही सेम उल्टा लिख देना है। इस दौरान वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है, इस दौरान वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और फेफड़े का वायुदाब बढ़ जाता है, और फेफड़े का वायुदाब बढ़ जाता है। वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और फेफड़े का वायुदाब बढ़ जाता है, फेफड़े का वायुदाब बढ़ जाता है। कितना बढ़ेगा, 1 to 3 mmHg लिखिएगा। रिस्पेक्टिव डाल देना, तुलनात्मक तौर पर 1 से 3 mmHg। अंग्रेजी भाषा में लिखिएगा, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, वही सेम लिखना है जो आपने लिखा है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस decrease the volume of thoracic cavity, decrease the volume of thoracic cavity. During this process, decrease the volume of thoracic cavity and increase the lung pressure, increase the lungs pressure, increase the lungs pressure। ब्रैकेट कर देना 1 to 3 mmHg, 1 to 3 mmHg। तो ये ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में इस तरह के सवाल बन सकते हैं। जब हम बात कर रहे हैं इंसिपरेशन और एक्सिपरेशन की, तो कुछ एयर का एक डिफिनिट अमाउंट हम लेते हैं और कुछ एयर का डिफिनिट अमाउंट हम बाहर
निकाल देते हैं। ध्यान रखिएगा, जब हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हम अप्रोक्सीमेट 21% ऑक्सीजन और 78.09% नाइट्रोजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह की गैसियस कॉम्बिनेशन को इनहेल करते हैं। और जब हम एक्सप्रेशन कर रहे हो तो ऐसी स्थिति में लगभग 17% ऑक्सीजन, 78.09% नाइट्रोजन और 4% की मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर रहे होते हैं, यानी कि बाहर निकाल रहे होते हैं। तो ये एक एवरेज है, उसके नीचे दोनों में लिख लीजिएगा कि इंस्पिरेशन में जो हम हवा खींचते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन, 78.09% नाइट्रोजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, ये इंस्पिरेशन का आंकड़ा है और ये एक्सप्रेशन का आंकड़ा। भाई क्या समस्या आ रही? हाँ बताएंगे ना, लिख तो लो, तो उसका समझाने का तरीका और समझने वाले समझ रहे हैं। मैंने कई बार ये बोला है कि ज्यादा क्यों हो जाता है, क्योंकि आप भोजन कर लेते हो और भोजन करने के दौरान क्या तोड़ दोगे? कार्बन डाइऑक्साइड तोड़ देते हो ना। C6H12O6 react with oxygen and converted into CO2 and H2O vapor and ATP, the maximum amount of the CO2, याद है ना? exchangement of the O2 and CO2 in our alveoli during blood circulatory system, याद नहीं आ रहा है? तो वही मैक्सिमम अमाउंट आपका बन जाता है। हम लेते कम है CO2 लेकिन निकालते ज्यादा है। सबसे बड़ा रीजन है कि हम भोजन ग्रहण कर रहे होते हैं। तो ये वैल्यूएशन कई बार पूछते रहते हैं, अभी तक सारी वैल्यूएशन पूछी जा चुकी हैं। हमारा जो कंज्यूमिंग ऑक्सीजन है वो मात्र कितना है? 4% है। लेते हम 21 है और निकाल कितना देते हैं? 4। तो वही कहीं, हाँ 17 निकाल, वहीं के लिखिएगा टोटल कंज्यूमिंग ऑक्सीजन प्रतिशत, वहीं अब नीचे कहीं स्टार बना के लिख दीजिएगा। अब ये हो गया, दोनों के बीच में सारा अंतर हुआ, तो अब स्टार बना के लिखना शुरू कर दीजिएगा। लिखिए टोटल कंज्यूमिंग ऑक्सीजन प्रतिशत 4% लिखिएगा, 4%। टोटल कंज्यूमिंग ऑक्सीजन प्रतिशत लिखिएगा, कुल ऑक्सीजन की खपत, कुल ऑक्सीजन की खपत लिखिएगा बराबर 4%। कुल ऑक्सीजन की खपत बराबर 4%। और दूसरा लिखिएगा लिखिए ग्लूकोज के विघटन से CO2 की मात्रा अधिक प्राप्त होती है। ग्लूकोज के विघटन से CO2 की मात्रा अधिक प्राप्त होती है। लिखिए breakdown of the glucose give a excess amount of CO2। breakdown of the glucose give a excess amount of CO2, give a excess amount of CO2। अब आप लोगों की एसी बन गई है तो एक दिन हमारे लिए भी कह दो कि इसको ही बनवा दें। अरे एसी चल थोड़ी रही है, हैं? हाँ, तो अब आज मैं अब मैं अपने लिए बोलूंगा आज। क्या? हाँ नीचे तो, हालांकि हम लोग को नीचे ही शिफ्ट होना है, तो अभी वहां का बाथरूम नहीं सही है। अभी वहां शिफ्ट कर दें फिर चिल्लाओगे बाथरूम खराब है। आपकी समस्या हम समझते हैं, इसे थोड़ा टाइम देखो, करेंगे ये लोग, ऐसा नहीं। मनसा इनकी अच्छी है, आज को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अच्छे इंसान है ये लोग, है ना? क्या मानते हो? नहीं नहीं ठीक है, अब आपका चला तो उधर से हमें थोड़ा थोड़ा, अब इनकी बदमाशियों से पहन के हमें लगा इतना ठंडा होगा ये कि हम कांप जाएंगे। अभी हमें डॉक्टर मना किया कि हम एसी नहीं चलाते, तो इसलिए थोड़ा ठंडा अवॉइड करते हैं। अभी गर्मी के मौसम में गर्म पानी पीने का दुख अलग ही है ना? हमारी बड़ी मनसा करती है कि हम बाहर जाएं और आइसक्रीम वगैरह खाएं, है ना? वो आपके यहाँ के नेता है ना, वो आइसक्रीम का प्रचार करते रहते हैं। तो उनको देख के हम भी, हाँ, चोको बार बहुत खाते हैं। क्या हुआ?
पर्ची ही भेजो, कोई सुनता यहाँ पे मतलब बिल्कुल नहीं सुनाई देगा मुझे। नाइट्रोजन क्यों बराबर है? देखो नाइट्रोजन बेसिकली नॉट ए इनर्ट गैस बट लेस रिएक्टिव गैस है ये, तो लेस रिएक्शन होने के नाते ये हमारे फेफड़े में या हमारी पूरी प्रक्रिया में किसी तरह का भाग नहीं लेता है। चूंकि ये वायुमंडल का हिस्सा है इसलिए हमारे साथ चला जाता है और चला आता है ना। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं स्टार बना के, वहीं लिखिएगा नाइट्रोजन इज ए लेस रिएक्टिव गैस, लिखिएगा नाइट्रोजन अत्यंत अत्यंत क्रियाहीन गैस है। नाइट्रोजन इज ए लेस रिएक्टिव गैस, नाइट्रोजन अत्यंत क्रियाहीन गैस है, नाइट्रोजन अत्यंत क्रियाहीन गैस है। इसीलिए ड्यू टू, लिखिएगा नाइट्रोजन इज ए लेस रिएक्टिव गैस एंड ड्यू टू रीजन इट रिमेन कांस्टेंट, इसलिए यह लगभग स्थिर रहती है, इसलिए यह लगभग स्थिर रहती है। ड्यू टू रीजन इट रिमेन कांस्टेंट, इसलिए यह लगभग स्थिर रहती है, इसलिए यह लगभग स्थिर रहती है। हम आप सभी लोग हमेशा नाइट्रोजन सोख रहे हैं वायुमंडल का, और वो नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है 7n14, जो नाइट्रोजन का फार्मूला है वो है 7n14, और 7n14 जब इस पर फोटोन का इफेक्ट जाता है तो ऐसी स्थिति में 7n14 कन्वर्टेड इनटू 6c14, यानी कि नीचे का एक एटॉमिक नंबर लूज कर जाएगा विद द प्रेजेंस ऑफ द फोटोन। और फोटोन इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द सनलाइट, सूर्य के प्रकाश का मौलिक कण है फोटोन। तो चूंकि एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली 78.9%, तो अब ये 78.9% नाइट्रोजन चेंज इनटू 6c14। 6c14 इज द आइसोटोपिक फॉर्म ऑफ द कार्बन। अब यही 6c14 सभी तरह के जितने भी लिविंग थिंग्स हैं इसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सोख रहे हैं। यानी रमेश भी 14 सोख रहे हैं, संगीता के अंदर भी क्या जा रहा है, कार्बन 14 जा रहा है, रमेश का कुकुर है उसके अंदर भी 14 ही जा रहा है, हमारा आम का पेड़ था वो भी क्या सोख रहा है, कार्बन 14 ही सोख रहा है। बेसिकली हमारी और आप सभी की जो बनावट है वो हुई है 6c12 से। किसी हुई है 6c12 इज अ बेस ऑफ द कार्बन, है ना। अच्छा, इसमें परमाणु क्रमांक होते हैं और 12 परमाणु भार होता है। तो हम सभी बने हैं 6c12 से और एब्जॉर्ब कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पर 6c14। जैसे अभी भी हम लोग ढेर सारा न्यूट्रिनो और न जाने कितनी मात्रा में 6c14 सोख रहे हैं इस समय बैठ करके, और ये ऑन एवरेज पूरी लाइफ भर सोखते हैं। जब हमारी मौत हो जाएगी, यानी हम लोग नहीं रहेंगे धरती पर, तो दो संप्रदाय हैं, एक तो जला देता है, तो जलाने से कुछ नहीं मिलता, कुछ संप्रदाय दफनाते हैं। तो दफनाने के बाद हमारा स्केलेटल कई सालों बाद मिल सकता है। इस तरह से रमेश का मान के चलो ये स्केलेटल है, मिल गया। तो अब हमें इनकी उम्र का पता लगाने के लिए एक विधि है ना, कार्बन डेटिंग, CD प्रोसेस। तो कार्बन डेटिंग प्रोसेस डिपेंड ऑन द कंपैरिजन स्टडी ऑफ द कार्बन 14 एंड कार्बन 12। कार्बन 12 इज अ स्टेबल कार्बन इन एवरी लिविंग थिंग्स एंड कार्बन 14 इज द अनस्टेबल कार्बन इन लिविंग थिंग्स आफ्टर डेथ। मृत्यु के बाद कार्बन 12 स्टेबल बना रहता है, लेकिन उसी रेशियो में कार्बन 14 रिड्यूज होना शुरू हो जाता है। ऐसे मान के चलना कि मरने के 1 साल बाद 5 नंबर का कार्बन 14 खत्म होगा, मोटा मोटा मान लेते हैं। अगले साल फिर 5 नंबर खत्म होगा, अगली साल फिर 5 नंबर खत्म होगा, लेकिन इसके कांस्टेंट में 12 बना रहेगा। ऐसे मान लेते हैं कि मरने के दौरान 100 नंबर का 12 था और इसी के बराबर में 100 नंबर का कार्बन 14 था। लेकिन अगर हम इसको 5 साल बाद देखेंगे तो 25 नंबर क्या घट चुका होगा, कार्बन 14 25 नंबर रिड्यूस कर चुका होगा। तो इसी एवरेज में वैज्ञानिक पता लगा लेते हैं कि अभी इस बोन में या इस प्रकार के जो जीवाश्म है, फॉसिल्स हैं, इसमें कितना कार्बन 12 है और उसी एवरेज में कितना कार्बन 14 रिड्यूस हुआ है। और उनके पास एक वर्ष मापांक की एक सारणी रखी होती है, उसी सारणी का उपयोग करके वो बता देंगे
ये कितना पुराना हड्डी है या कितना पुराना फॉसिल्स है। फॉसिल्स तो बहुत तरह तरह के होते हैं, केवल बोन ही फॉसिल्स नहीं है। अब आप अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन की तरफ जाएंगे तो उन्होंने चावल की भी खोज कर ली थी, है ना। उन्होंने कहीं ना कहीं कपड़े भी देखे कि नहीं देखे थे, क्लोथ्स मिले थे, कपास। तो बेसिकली कपास कभी तो जिंदा था ना, और अब मर चुका है। जैसे ये कपड़ा कभी तो जिंदा था, बेसिकली ये फॉसिल्स है कि नहीं है। मानोगे कि नहीं मानोगे? क्लोथ इज अ फॉसिल्स, जीव के आस्म है ये। हाँ, जीव तो था ना कभी। तो चाहे क्लोथ हो चाहे लेदर हो, लेदर फॉसिल्स हो सकता है। कोई अगर हमारे पास अनाज की बात करें, वो भी कभी जीवित था। लकड़ी का टुकड़ा पुराना, कोयला, कोयला फॉसिल्स है पक्का। जीवाश्म ईंधन नहीं कहते उसे, पेट्रोलियम, जब फॉसिल्स। तो हम तो सब फॉसिल्स की बात करते हैं, तो थोड़ा सा वाइड एंगल है इसका। आमतौर पर 14 को लेकर के हम केवल हड्डी ही पकड़ते हैं। जब वहां अगर पूछ लिया कभी कि हड्डी के अलावा कौन कौन सा, तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है ना। तो सोच का हमें दायरा बढ़ा के रखना है। तो ये अभी किसी ने कहा कि उसकी बात की नहीं, नाइट्रोजन की बात की। तो हम नाइट्रोजन अपने साथ लेके जाएंगे और समय के साथ घटा देंगे, कम कर देंगे। तो ये एक आंकड़ा था। खैर आगे बढ़ा जाए। हाँ, सवाल करते रहा करो, सवाल करने से और चार बातें पता निकलती हैं। मुझे बिल्कुल शर्म नहीं है ये कहने में कि ये मुझे नहीं आ रहा है, और मुझे ये गर्व है कहने में कि मुझे ये आ रहा है। हम कोई कंप्यूटर थोड़ी हैं। आप ये मत मान लेना कि वहां मुसल्लापुर हाट में पता है कहां कहां बीमारी लेके आता है, ये बीमारी बता दो, वो हमने मारेंगे खींच के, सही हो जाओगे। भाई हमारा बीमारियों का एक लिमिट है ना। दुनिया में 1 लाख बीमारी है। अब 1 लाख बीमारी हम थोड़ी याद करके बैठा हुआ है। उसको क्या करो, लैब उससे मोबाइल से पूछ लिया करो, वो गूगल बता देगा आपको। भाई हमारा एक लिमिटेड स्कोप है। हम उन्हीं बीमारियों की तरफ जाएंगे जो मार्केट में है, अभी काफी प्रचलित हैं। आप कोरोना पूछो, सार्स मार्स इबोला निपाह, ये सब पूछो तो समझ में आता है। अब आप दांत खाद खुजली पूछ रहे हो हमसे, है ना, वो हमारे लेवल की चीज। हमारा लेवल भी तो मना रहा करो। तो हमसे दांत की बीमारी पूछोगे तो कैसे काम चलेगा? है पूछ रहे कि सर 3 महीने से बहुत खुजली हो गई है, कोई दवाई बता दो। हाँ हाँ हाँ, तो हमने कहा बंगाली डॉक्टर मिलो। चलिए, तो ये, हाँ जी, C6 नहीं, वो तो हमारा स्टेबल है ना। जैसे हर किसी की बॉडी में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, 4 तो बेसिक एलिमेंट होते हैं ना। इन्हीं से बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो वो तो रहेगा, कभी खत्म नहीं होता। हाँ, अगर हम डायनासोर की उम्र का पता लगाएं तो नहीं कर पाएंगे, कारण ये बहुत लंबा समय बीत गया है। इतना लंबा समय तक स्टेबल नहीं होता 12 भी, धीरे धीरे डिग्रेडेट होना शुरू हो जाता है। तो 2-4 हजार साल का हो तो ठीक है, समझ में आता है। हाँ जी भाई, यार उसी तो इतनी देर से चर्चा हो रही है। मैं कह नहीं कि ये एक बहुत ही कम क्रियाशील गैस है, इसको इतना मौका नहीं मिल पाता। आपने नाइट्रोजन में, टायर में नाइट्रोजन भराया होगा, आप एक बार भरा लो, सालों साल फुर्सत, दोबारा भराने की आवश्यकता, क्योंकि लेस रिएक्टिव गैसेस होती हैं ये। चूंकि वायुमंडल में अवेलेबल है तो हम उनको खींच लेते हैं, है ना। ये वाली कहानी है। चलिए, इसके बाद अगला जो चैप्टर हमारा है, ये टॉपिक है, वो है डायाफ्राम। लिखिएगा, डायाफ्राम या हिंदी होगी मध्यच्छद पेशी। भाई हिंदी वाले की ये ना कहें कि हम बोलते नहीं है, लिख लो, डायाफ्राम या मध्यच्छद पेशी। भैया आप हिंदी में लिख रहे हो तो अपने आप लिखना पड़ेगा, हम बताएंगे नहीं कैसे लिखा जाता है। इतना तो होना चाहिए ना कि जिस भाषा में आप पेपर दे रहे हो उस भाषा में गाना गा सको, ये ध्यान देना। अंग्रेजी में अगर आप पेपर दे रहे हो तो अंग्रेजी में आपको गाना गाने आना चाहिए। बाहर निकलो तो अब दे रहे हो अंग्रेजी में, जाके नीचे भोजपुरी गाओगे तो गड़बड़ है ना। हमें जो कोई पूछता है कौन सा भाषा रखें, तो एक सीधा जवाब होता है हमारा कि जिस भाषा में आप बाथरूम में गाना गा लो वही भाषा आपके लिए उचित है। तो अब यही को, ओ टुडे इज वेरी विंटर डे, है ना।
आई एम सिमरिंग सिमरिंग सिमरिंग। तो अब ये अगर आप कर रहे हो तो आप शानदार अंग्रेजी पढ़ो। अब वहां जाके यही कह रहे हो आज तो बड़ा ठंडा है भाई, बहुत ठंडा। तो अब ये अगर ठंडा ठंडा चिल्ला रहे हो, बाहर आके अंग्रेज मैन बन रहे हो, तो कोई मतलब का नहीं है। दैनिक दिनचर्या में वो शामिल होना चाहिए। चलिए, तो देखना, डायफ्राम जो है हमारे फेफड़े के ठीक नीचे एक पेशीय संरचना है। इसको देख रहे हैं, एक अम्ब्रेला उसने रमेश ने ले रखा है। तो एक बार हमने अम्ब्रेला को थोड़ा सा सिकोड़ दिया है और दोबारा हमने हल्का सा नॉर्मल कर दिया है, फोल्ड खोल दिया है पूरा का पूरा। तो ये दो स्थितियां बनती हैं। हालांकि इस चित्र के अलावा हमारा चित्र ज्यादा अच्छा होगा, तो हम लोग ऐसे अपने वाले से देख लेते हैं। ये हमारा जो लंग्स है यानी फेफड़ा है, इसके ठीक नीचे एक पेशीय रचना होती है। हालांकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो कंट्रोल में नहीं उसे क्या कहते हैं, ऐच्छिक या अनैच्छिक? इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इनवॉलेंट्री मसल्स या अनैच्छिक होने के साथ साथ इसकी एक और खासियत है कि जितनी भी अनैच्छिक मसल्स होंगी वो स्मूथ होती हैं, पढ़ा है ना आपने? या और जितनी ऐच्छिक हैं यानी कि वॉलेंट्रीज हैं वो कैसी हैं, वो स्केलेटल मसल्स होती हैं या बोन मसल्स होती हैं, याद है ना? तो ये अनैच्छिक होने के अलावा इसकी एक और खासियत है कि ये स्केलेटल्स मसल है, ना कि ये कैसी मसल है, स्मूथ है। यानी कि ये बनावट इसकी स्केलेटल की तरह है और एक्टिविटी कैसी है, अनैच्छिक या इनवॉलेंट्री की तरह है। ये बहुत मोटी पेशियां हैं और ये डिवाइड करती हैं एब्डोमेन को और ऊपर थोरोसिक को। ये जो थोरेसिक कैविटी है ये वाला हिस्सा इसे बांट देंगे और नीचे ये पेट वाला हिस्सा एब्डोमेन कैविटी का है, उदर गुहा। इनके बीच में एक ये रूफ का इस्तेमाल करते हैं, किसी के लिए रूफ बन जाती है, किसी के लिए ये फर्श बन जाती है, यानी कि नीचे का एक फ्लोर बन जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये बीच का मामला है। और ये अपने आप, जैसे आप लोग बाल में एक चुटपुटिया नहीं लगाते हो ऐसे चट चट करने वाला, है ना, क्लिप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ क्लिप कहते हैं। तो जैसे वो क्लिप का स्थिति है, ये एक बार ऐसे ढक्क से नीचे जाती है और एक बार हाँ टक से ऊपर जाती है। ये हालांकि आवाज नहीं करती। तो एक बार जब ऊपर जाएगी, सोचो, तो ऊपर जाएगी तो फेफड़े को दबाएगी भाई, ऐसे गए तो फेफड़े को दबा दी तो इसका प्रेशर बढ़ गया। और जब ये ऊपर गया और फेफड़े को दबा दिया, फेफड़े का प्रेशर बढ़ गया और प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम घट गया और ऊपर हवा निकल गई। और दोबारा ये फिर अब अपने बराबर या नॉर्मल हो जाएगी। और जब नॉर्मल हो गई तो फेफड़ा फिर से क्या हो गया, नीचे आ गया। यानी कि फेफड़ा का प्रेशर कम हो गया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और हवा हम अंदर कर लेंगे। तो हमारे सांस लेने के पीछे केवल फेफड़ा और नाक महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे सांस लेने के पीछे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है डायफ्राम मसल्स, यानी जो डायफ्राम की पेशियां हैं। और डायफ्राम की पेशियां अपने आप ऊपर उठ रही हैं और नॉर्मल हो रही हैं, ऊपर उठ रही हैं और नॉर्मल हो रही हैं। जब ऊपर उठती हैं तो प्रेशर बढ़ा जाएगा ना, ऐसे हो गई। जब ऐसे हो गई तो अब प्रेशर दोनों का हो गया ज्यादा, प्रेशर ज्यादा हुआ तो हमने हवा को बाहर निकाल दिया। और फिर नॉर्मल हो गई तो प्रेशर कम हो गया, हमने हवा खींच ली। तो इनका चलना बहुत आवश्यक है। जब किसी को सांप काटता है ना, स्नैक बाइट के दौरान दो बेसिक ऑर्गन हमारे फेल्योर होते हैं, एक तो ब्रेन और दूसरा डायफ्राम। ब्रेन खराब होगा तो हम अनकॉन्शियस हो जाएंगे और डायफ्राम की जो ये ढक ढक चल रहा है ये बंद हो जाएगा तो सांस लेना लगभग बंद हो जाएगा और सफोकेट होकर वो व्यक्ति मर जाता है। हालांकि भारत में सांप बहुत विषैले हैं भी नहीं, केवल कोबरा और रसेल वाइपर वगैरह हैं जो काट लेते हैं तो मुश्किल है। बाकी तो 80% काटते हैं पनिया। और जाके गांव वाले पनिया सांप जानते हो, जो पानी में रहते हैं, नॉन वेनमस टाइप के होते। हाँ अच्छा, गांव में वो सांप झाड़ने वाले भी होते हैं, दवाई पिलाने वाले। तो ये बहुत खराब कर देते, केसेस खराब कर देते हैं। तो कभी भी सांप काटे, स्नेक बाइट हो, तो हमें वहां पर किसी चीज से बांधना नहीं चाहिए और ना ही उस पर चीरा मारना चाहिए। उस व्यक्ति को बस एक काम करो कि चलने मत दो, पैदल मत चलाओ, व्हील चेयर पर या उसे उठा लो। और हाँ साइकिल पे जो भी है गांव में, अब व्हील चेयर तो होगा नहीं, गांव में कहाँ व्हील चेयर मिलेगा, है ना। गांव में चेयर मिल जाएगा, उसमें व्हील लगाना पड़ेगा।
तो उसको बस आप चलने मत दो और रास्ते में डेकाड्रान के इंजेक्शन या डेकाड्रान की गोलियां देते रहो। और एंटी वेनम के इंजेक्शन जिला अस्पताल में मौजूद होते हैं, सरकारी अस्पतालों में। आप तत्काल उसे नजदीकी चिकित्सालय में ले जाइए और सोने मत दीजिए, है ना। किसी कीमत पर उसे 24 घंटे जगा के रखिए, तो उसका न्यूरॉन एक्टिव रहेगा और एंटी वेनम अगर लग गया तो उसका जीवन बच जाएगा। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में सर्पदंश की घटनाएं बहुत होती हैं। गांव में आपने सुना होगा किसी न किसी सांप काटा है आपके गांव में, है ना। गए थे भूसा भरने के लिए, ऐसे जैसे हाँ तो हमारा टाक का सेफ है। भूसा में बहुत होता है, भूसा जानते हो ना। सब जानते हो, खाली नौटंकी करते हो नहीं जानते। सब भर के आए हो भूसा घर में, है ना? भूसम समस्या तब आती, नीचे तो समझ में आता है, जब भरते भरते ऊपर हो तो उसको भरना बड़ा मुश्किल है, निकलना बड़ा मुश्किल होता है ना। हम सब जानते हैं क्योंकि हमारे यहाँ खेती होती है। हमारे यहाँ इस बार आलू हुई थी, तो आलू की फसल खराब हो गई। मैंने कहा इसको खुदवा लो, तो 4 मजदूर लग के दिन भर में 70 किलो आलू निकाल पाए। 4 मजदूर का 1600 रुपया हो गया मजदूरी, और 70 किलो आलू हो गया 700 रुपए। हमने कहा भैया ऐसा करो, हम हमने कहा ऐसा करो, ट्रैक्टर ले जाओ और इसको जोत दो, ऊपर ऊपर जो मिले उसको उठा लो और बाकी धरती माता को सौंप दो। हमारे बस का ना है कि हम 700 को आलू निकालेंगे और मजदूरी कितना देंगे। 1600 रुपए, 900 घाटा थोड़ी सहने वाले हैं। तो किसान के साथ कई बार दिक्कत हो जाती है ऐसी कि फसल अच्छी नहीं निकल पाती, तो मुश्किलें आती हैं। खैर, ये दोनों बन गए। लिखिएगा, डायाफ्राम ने बनाना नहीं है, अभी मैं समझाऊंगा। लिखिए पहले, डायाफ्राम एक प्रकार की अनैच्छिक डायाफ्राम एक प्रकार की अनैच्छिक और अस्थि पेशी है। डायाफ्राम एक प्रकार की अनैच्छिक और अस्थि पेशी है, स्केलेटल मसल है। लिखिएगा अंग्रेजी भाषा में, डायाफ्राम इज अ यूनिक इनवॉलेंटरी स्केलेटल मसल। अंग्रेजी भाषा में लिखिएगा, डायाफ्राम इज अ यूनिक इनवॉलेंटरी स्केलेटल मसल्स। डायाफ्राम इज अ यूनिक involuntary skeletal muscle and it divide thoracic cavity and abdomen cavity. It divide thoracic cavity and abdomen cavity. It divide thoracic cavity and abdomen cavity. हिंदी भाषा में लिखिएगा, यह वक्ष गुहा और उदर गुहा को वक्ष गुहा और उदर गुहा को विभाजित करती है। वक्ष गुहा और उदर गुहा को विभाजित करती है। नीचे एक नोट डाल दीजिएगा, लिखिएगा, with contraction and flattens of diaphragm, with contractions and flattens normal condition, with contractions and flattens of diaphragm, our breathing process. With contraction and flattens of diaphragm, our breathing process is done normally. Our breathing process is done normally. Our breathing process is done normally. हिंदी भाषा में लिखिएगा, डायाफ्राम के सिकुड़ने और सामान्य होने से, डायाफ्राम के सिकुड़ने और सामान्य होने से, डायाफ्राम के सिकुड़ने और सामान्य होने से, डायाफ्राम के सिकुड़ने और सामान्य होने से हमारी सांस की प्रक्रिया सही ढंग से चलती है। हमारी सांस की प्रक्रिया सही ढंग से चलती है। अब ये दो चित्र बना लीजिएगा। एक बार क्या हुआ है,
कॉन्ट्रैक्शन हुआ है और कॉन्स्ट्रक्शन में ये ऊपर गई है और ऊपर जाने के बाद अब जो थोरोसिक कैविटी है इसमें प्रभाव क्या पड़ेगा? प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और वॉल्यूम कम हो जाएगा और हवा कहां चली जाएगी? एयर आउट हो जाएगी या बाहर हो जाएगी। दूसरा फिगर आप बनाइएगा जस्ट बगल में, और अब डायफ्राम नॉर्मल हुआ है। अब जो डायफ्राम नॉर्मल होगा तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा और प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा और हम हवा को क्या करेंगे? इन करेंगे, एयर इन हो जाती है। हाँ, डायफ्राम हल्का सा ऊपर कर देना। क्या चीज? आप बना लो ना अपने हिसाब से, समझना क्या है ये महत्वपूर्ण है। ये वाला इनहेल है कि एक्सेल है फिगर? ये एक्सेल है ना? ये एक्सेल फिगर है और ये वाला इनहेल है। बन गया सबका? नहीं नहीं, यही यही हो रहा है तो हम सांस ले रहे हैं। नहीं, अब आप जिद करोगे तो बात अलग है। आप ऐच्छिक लिख दो मन करे तो, मगर मैं जो लिखा रहा हूं उसको मन करे वो लिखो। आपकी जो मनसा वो लिख सकते हो, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। हमने जो सही था वो बता दिया। ये जब ऊपर और नॉर्मल होता है तो ही हम सांस ले पाते हैं। जिस दिन ये होना बंद हो जाएगा, आप लाख नाक खींचोगे, बहुत ताकत लगाओगे, सफोकेशन देखा है कभी? जब कभी आग लगती है तो लोग जल के नहीं मरता, सफोकेट होके मरता है। ये आपको लगेगा कि ये जो नाक है, गला है, किसी काम का ही नहीं है, फर्जी बनाया गया है। आप लाख खींचोगे अपनी नाक से, कुछ नहीं होगा। ये हमें लगता है कि हम खींच रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो खिंचाया जा रहा है। तो ये प्रक्रिया है। सांस लेना ऐच्छिक क्रिया का अनैच्छिक है? अनैच्छिक है। आप कुछ देर सांस रोक के दिखा दो, अपने आप कहोगे ऐसे करोगे। ऐसा हुआ है पानी के अंदर? तो अगर हमारी ऐच्छिक प्रक्रिया होती सांस का तो हम घंटों घंटे रोक लेते। तमाम ऋषि मुनि ऐसा करने की कोशिश करते हैं और जो ऐच्छिक प्रक्रिया अनैच्छिक को किस में बदल देते हैं? ऐच्छिक में बदलने की कोशिश करते हैं और कुछ उसी में लुढ़क जाते हैं। भाई बहुत देर तक सांस रोक लोगे और ब्रेन कंट्रोल खो देगा तो वो ब्रेन नॉर्मल कंट्रोल खोएगा और डायफ्राम को कहेगा ए डायफ्राम बंद हो जाओ जाओ। तो ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे। ऐसा हमारे गांव में हुआ था। एक लड़का मार एकदम, पूरा गांव में बहुत लड़के निकलते हैं जो थोड़ा ताजे वाजे होते हैं, हट्टे कट्टे, वो सेनम बहुत जाते हैं। सुबह से दौड़ना शुरू करेगा एकदम। मुझे बड़ी सख्त नफरत थी इस चीजों से। एकदम पहुंचा बाग में दौड़ रहा, 5 चक्कर के बाद मार दम दम लगा रहा है, खींच रहा था, पता नहीं क्या हुआ, वहीं लुढ़क गया। वो गिनती गिनाते हैं ना कि एक सांस में कितनी गिनती गिन सकते हो। तो एक दो दिन हम भी गए गिनने के लिए, 100 110 के ऊपर बंद हो गया। हम नहीं जाएंगे तो सब 400 500 गिन लेते हैं। तो ये गलत तरीका है। हमारे फेफड़े में ज्यादा देर हवा नॉर्मली रोकना नहीं चाहिए, और वो हवा जो गई है उसको बाहर निकालो। क्योंकि अगर नाइट्रोजन देर तक रुक गया और रिएक्शन करना शुरू किया तो ये फेफड़े को ऐसे काटता है नाइट्रोजन, जैसे कांच से किसी ने उस पे काट दिया हो त्वचा पर। इतना खतरनाक है। तो नाइट्रोजन रिएक्टिव नहीं, अगर रिएक्शन कर बैठी तो मामला गड़बड़ है। इसलिए हवा ले जाओ और बाहर निकालो, ले जाओ बाहर निकालो, फिल्टर करते रहो, बाहर नई नई हवा निकालो और नई डालो। ज्यादा देर तक पुरानी हवा रोको नहीं। ये प्रक्रियाएं होती हैं। ये बन गया? ठीक।
इसके बाद लिखिएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। देखिएगा अगली हेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। हाँ, डायफ्राम प्रभावित होगा तुरंत। लिखिएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। मतलब ये चीज आप जानते हो, मैं खाली अलग से आपको समझाना चाहता हूं। अगर हम लोग बात करें कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2, यानी कि हम ऑक्सीजन का परिवहन देखें तो मैक्सिमम परिवहन कहां से होता है? ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो हमारी बॉडी में 99% जो ऑक्सीजन का परिवहन है वो कौन करेगा? हीमोग्लोबिन। और 1% का परिवहन इन केस ऑफ इमरजेंसी जो होता है वो होता है प्लाज्मा से। किससे होगा? प्लाज्मा से। ये बात मैंने आपको वहां जानबूझ के नहीं बताई थी, क्योंकि मुझे यहां आपको बताना था। लिखिए नंबर 1 ये बना लेना कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 लिखिएगा। और O2 के ट्रांसपोर्टेशन की दो कंडीशंस बॉडी में बनेंगी। एक कंडीशन जो कि 99% कंडीशन है, हाँ एसी से तो आराम हो गया है लगता है ना? नहीं तो अब तक तो बहुत दिक्कत हो जाती रहती है। ठीक है, प्रबंधन को धन्यवाद है। कल इसको तुम लोग डांट रहे थे ना, लड़कियां के चेहरे से झूठ लग रहा है, बहुत मार मारेंगे, समझ लो ऐसे बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे लोग हैं। चलिए, मतलब आप तो हम इनसे भी ज्यादा अच्छे लोग हो। हाँ, सीखते रहो, काम आएगा। बन गया। 99% ऑक्सीजन कौन कैरी करेगा? हेमोग्लोबिन। 1% केस बनती है किसके लिए? प्लाज्मा के। अब लिखिएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन लिखिएगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, और इसकी भी दो कंडीशंस बनेंगी। एक बनता है 77% CO2 का परिवहन प्लाज्मा कौन करता है? प्लाज्मा करता है बॉडी में। अब बचा कितना? 23, ये बचा ना। 23% CO2 का परिवहन RBC कौन करेगा? RBC, नॉट हीमोग्लोबिन। लिखिएगा नॉट HB, ब्रैकेट कर देना। ये कंफ्यूजन मन में ना पालना कि हीमोग्लोबिन करेगा। मैक्सिमम या जो 23% है वो कौन करेगा? अकेले RBC करता है, हीमोग्लोबिन उसमें सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि हीमोग्लोबिन किसका काम करेगा? ऑक्सीजन के साथ काम कर लेता है। क्योंकि पानी में प्लाज्मा जो है CO2 में, प्लाज्मा में CO2 ठीक ठाक घुलनशील है, लेकिन CO2 को घुलने के लिए हम अगर हीमोग्लोबिन में जाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। आपको याद है ना, बहुत तेज रिएक्शन कर देता है वो। इसलिए हमारी बॉडी का जो मेन फंक्शन है वो इस तरह से है। O2 को हम हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा से ले चलेंगे, और CO2 को हम कहां से ले चलते हैं? प्लाज्मा और RBC से ले चलते हैं। ये एक हेल्थी फंक्शन है। आपको मन में आ रहा होगा कि हमने बढ़ाया था CO2 प्लस हीमोग्लोबिन तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, वो अनहेल्दी फंक्शन है। वो तब है जब बॉडी हमारा सही काम नहीं कर रही होगी। ये तब का है जब हम अभी काम करवा रहे हैं। तो हमेशा ध्यान देना कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि स्वस्थ शरीर में गैसों का परिवहन किस रेंज में होता है, कैसे होता है। तो एक हेल्दी बॉडी में जो गैस ट्रांसपोर्टेशन है वो ब्लड के इन हिस्सों में कुछ इस तरह से होती है जैसा आपने अभी देखा। इसके बाद लिखिएगा सेलुलर रेसिप्रेशन या कोशिकीय शोषण। अगली हेडिंग है नेक्स्ट। देखो ओरिजिनल्स तो यही है ना, सेलुलर रेसिप्रेशन। अभी तक तो हम लोग ब्रीदिंग की बात कर रहे थे, अब हम लोग कहां आ गए हैं? कोशिकीय शोषण के भीतर आ गए हैं। देखिएगा कोशिकीय शोषण या सेलुलर रेसिप्रेशन, कोशिकीय शोषण या सेलुलर रेसिप्रेशन। हम लोगों ने कोशिका का बहुत शानदार अध्ययन किया हुआ है, और ये बिल्कुल पता है कि कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, और कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा साइटोप्लाज्मिक लिक्विड भी भरे हुए हैं। इतना ध्यान लेते हैं, ये एक है साइटोप्लाज्म और ये है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में आपको याद होगा एक है F0 एंड F1 पार्टिकल, याद आ रहा है?
known as oxysome, and oxysome is the point of the formation of ATP. याद है, वही एक मेन बिंदु था जहां पर बन रहा था ATP. तो जब हमने ब्रीदिंग किया तो ब्रीदिंग के दौरान हमारी बॉडी में लंग्स ने वही प्रक्रिया दिखाई, उसने O2 और CO2 का एक्सचेंजमेंट किया, CO2 को बाहर निकाला और O2 को इन कर दिया, और हमारी जो सेल्स हैं वो O2 प्राप्त कर लेती हैं. किस माध्यम से? तो उत्तर होगा कि हीमोग्लोबिन. किसके द्वारा? अभी हम लोगों ने पढ़ा ना जस्ट कि हीमोग्लोबिन कैरी ऑक्सीजन गैस. तो इस तरह से जब सेल्स में ऑक्सीजन आएगा तो आइए सेल्स में ऑक्सीजन लेकर के चलते हैं. तो इस ऑक्सीजन को कहां पहुंचा रहे हैं हम? सेल के अंदर. तो इस ऑक्सीजन को सबसे पहली बार कौन मिला? तो जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन की पहली भेंट हो रही है साइटोप्लाज्म के साथ. दोबारा जो भेंट होगी वो किससे होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के साथ. तो O2 दो स्तर पर कोशिका में मुलाकात करेगा, एक तो साइटोप्लाज्म से और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया से. हम ये जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, और पावर हाउस ऑफ द सेल या पावर हाउस ऑफ द बॉडी इसलिए कहते हैं कि जो हमने भोजन किया है वह भोजन भी कोशिका के साथ ही चल रहा है, और वो है C6H12 एंड O6. तो अब कोशिका के भीतर दो स्थितियां पनपती हैं. जिस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होगा उस कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया C6H12O6 को रिएक्ट करवा लेगी ऑक्सीजन से और चेंज कर देगी या ब्रेक डाउन करके कन्वर्ट करेगी ATP में, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ATP इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड प्रेजेंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. But when mitochondria is absent in any cell, means the cell is known as the prokaryotic cell. Then oxygen react with only presence of the cytoplasm. Less amount of the ATP is formed. क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है. या absence of, हमने एक पढ़ा है ना परिभाषा कि presence and absence of the oxygen, the breakdown of the glucose and convert into ATP known as the respiration process. याद है ना, जो आपने श्वसन प्रक्रिया देखी है. तो या तो ऑक्सीजन अवेलेबल होगा या तो ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा. ध्यान देना, जब ऑक्सीजन अवेलेबल होगा तो ऐसी स्थिति में दोनों सिचुएशंस बनेंगी, यानी कि साइटोप्लाज्म भी होगा और माइटोकॉन्ड्रिया भी होगी. ध्यान देना. और जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया मार्केट से गायब हो जाएगी. क्या बचे? केवल साइटोप्लाज्म. तो जब कोशिका के भीतर ये बायोकेमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाए तो इसी को बोलते हैं कोशिकीय श्वसन या सेलुलर रेसिप्रेशन. समझ बात आई? तो लिखिएगा, लिखिए ब्रीदिंग के बाद या श्वास प्रक्रिया या सांस लेने के बाद, देखिए सांस लेने के बाद, लिखिएगा सांस लेने के बाद कोशिका के अंदर, सांस लेने के बाद कोशिका के अंदर कोशिका के अंदर रेसिप्रेशन प्रोसेस, कोशिका के अंदर श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है. कोशिका के अंदर श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है और यही कोशिकीय श्वसन कहलाता है. यही कोशिकीय श्वसन कहलाता है. अंग्रेजी भाषा में लिखिएगा, रेसिप्रेशन प्रोसेस अकर्स इन आवर सेल. रेसिप्रेशन प्रोसेस अकर्स इन आवर सेल. रेसिप्रेशन प्रोसेस अकर्स इन आवर सेल. अकर्स इन आवर सेल and whole process is known as cellular respiration. And whole process is known as cellular respiration. Whole process is known as cellular respiration. तो कोशिका के भीतर जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? सांस ले रहे हैं. ये दो तरह से होता है, एक होता है एरोबिक और एक होता है अनएरोबिक. अब आप कहोगे एरोबिक और अनएरोबिक कैसे? जब कोई ऑक्सीजन नहीं होगा तो एनारोबिक, और जब ऑक्सीजन होगा तो एरोबिक. तो लिखिएगा यह दो प्रकार की होती हैं. लिखिएगा टाइप ऑफ सेलुलर रेसिप्रेशन.
टाइप ऑफ सेलुलर रेसिप्रेशन, टाइप ऑफ सेलुलर रेसिप्रेशन। नहीं नहीं, हम तुम्हें इंग्लिश का ग्रामर सिखाएंगे अब। लिख रहा है कि सर बोर्ड में प्रॉपर लिखा करो, बंद कर दो। मतलब इंग्लिश ग्रामर क्लास थोड़ी चल रही भैया कि कहाँ पे हम इज लगाएंगे, कहाँ पे आर लगाएंगे। सर आप इतना इंग्लिश बोलते हो कि समझ ही नहीं आता है। ऐसा कौन सा इंग्लिश हम बोल दे रहे हैं अंग्रेज वाली, नॉर्मल है दोनों, है ना। ऐसी उम्मीद मत पालो जिसकी कल्पना ही ना हो सके, है ना। हाइड्रोजन ज्वलनशील है, ऑक्सीजन जलता है, फिर दोनों जैसे जल बन जाता है कैसे। हाँ ये बात तो है ना। बात में दम है तुम्हारे, हैं बताएंगे भैया। हाँ तो क्या हुआ, पहला एरोबिक और दूसरा अनएरोबिक। इसे हिंदी में कहते हैं वायुवीय, हिंदी लिखिएगा वायुवीय, और दूसरा लिखिएगा अवायुवीय। या एक और नाम जानते हैं ऑक्सीशोषण, ऑक्सीशोषण, और यहां लिखिएगा अनाक्सीशोषण, ऑक्सीशोषण और अनाक्सीशोषण, दो हिस्सों में डिवाइड कीजिएगा, ऑक्सीशोषण और अनाक्सीशोषण में। तो पहले हम लोग ऑक्सी देख लेते हैं, उसके बाद फिर अनाक्सी देख लेते हैं। नाम लिख लिया आपने, एरोबिक और अनएरोबिक, है ना। तो आप तो एसी चल ही रहा है तो 12 बजे तक चलने देते हैं। मतलब ये टॉपिक खत्म करके ही नाम लेते हैं। अब डेली टॉपिक टॉपिक चलते हैं, है ना। आएंगे टॉपिक खत्म करेंगे। कल भी क्लास है आपकी, है ना। कोई संडे वनडे नहीं है। हाँ क्लास दोपहर तक चलेगी, उसके बाद बंद है, हाफ डे। देखो आपके लिए लगता होगा, हमारा तो दिन भर चलता है। वहां बंद है मुसल्लापुर हाट। मैंने कहा देखो तुम लोग बहुत आगे भाग रहे हो, 2 दिन आराम करो। नहीं नहीं, दो दिन का मिल गया उनको। तो अब 2 दिन में हालांकि क्या ही होगा, आप तो बहुत पीछे हो भी, है ना। आप पीछे शुरू भी किए थे, ये ध्यान दो। जब मैं आपके यहाँ पढ़ाने आया था तो वहां बायोलॉजी के 2 टॉपिक हो चुके थे, सेल पढ़ चुके थे वो, तब आपके यहाँ शुरुआत हुआ था। तो ये दोनों में अंतर है। लिखिएगा एरोबिक रेसिप्रेशन अलग लिखिएगा, ऑक्सीशोषण या एरोबिक रेसिप्रेशन। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बिना ऑक्सीजन के संभव नहीं है। इसको देख लेते हैं, इसका फार्मूला ध्यान देना। जब हम ग्लूकोज डायरेक्टली रिएक्ट विथ माइटोकॉन्ड्रिया, जी माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों को रिएक्ट करवा देती है। क्या, किसमें, कौन कहता है, हर कोशिका में है साइटोप्लाज्म। एनिमल सेल है ना, तो साइटोप्लाज्म नहीं होगा। साइटोप्लाज्म तो हर किसी में होती है। चलिए देखना, C6 H12 और O6 प्लस 6O2, ये जब रिएक्शन होगा तो रिजल्टेंट के तौर पर हमें मिलेगा 6CO2 प्लस H2O और प्लस 38 ATP। क्या मिल जाएगा, 38 ATP। जब हम क्या लेंगे, एक को सही कर लेना भाई, जब हम एक मॉलिक्यूल क्या लेंगे, ग्लूकोज। अब यहां पर ध्यान देना, इसमें उपस्थिति रहेगी यहां पर साइटोप्लाज्म की, और प्लस में माइटोकॉन्ड्रिया की, और प्लस में ऑक्सीजन तो है ही, वैसे वहां पे तो रिएक्शन हुआ ही है तो इसको हटा देते हैं। दोनों साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। हिंदी भाषा में जो लिख रहे हैं यहां पर लिखेंगे कोशिका द्रव्य, यहां लिखिएगा कोशिका द्रव्य, और नीचे लिखिएगा सूत्र कणिका, सूत्र कणिका, या आप माइटोकॉन्ड्रिया भी लिख सकते हैं हिंदी में। तो ऑक्सीजन बकायदा रिएक्शन में भाग ले रही है और वो ब्रेक डाउन कर रही है टोटली, और कन्वर्ट कर रही किस में, एटीपी में। और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन कितना दे रहा है,
38 एटीपी रिक्वायर्ड दे रहा हमें। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन जब ब्रेक डाउन होता है कंप्लीटली कितना मिलेगा? 38 एटीपी, है ना। एटी दिख रहा है, पी नहीं दिख रहा है, आगे लिख देना पीपी फॉर पैरेट, पर मैंने तोता। हो गया। अब लिखिए पहला पॉइंट, लिखिए ऑक्सीशोषण की अभिक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा। ऑक्सीशोषण की अभिक्रिया, ऑक्सीशोषण की अभिक्रिया, ऑक्सीशोषण की अभिक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। अंग्रेजी में लिखिएगा, दिस रेसिप्रेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। दिस रेसिप्रेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। In the presence of oxygen gas. In the presence of oxygen gas. नंबर 2 लिखिएगा। देखिए इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण विघटन हो जाता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण विघटन हो जाता है तथा CO2 H2O व एटीपी प्राप्त होता है। CO2 H2O व एटीपी प्राप्त होता है। और ब्रैकेट कर देना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू 38 एटीपी। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू 38 एटीपी। अंग्रेजी भाषा में लिखिएगा, ग्लूकोज कंप्लीट ब्रेक डाउन इन दिस प्रोसेस। ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन इन दिस प्रोसेस। Glucose completely break down in this process and convert into CO2 H2O and ATP. And convert into CO2 H2O and ATP. Glucose break down completely in this process and convert CO2 H2O and ATP. CO2 H2O and ATP. और ब्रैकेट में कर दीजिएगा, 1 molecule of glucose is equal to 38 ATP. 1 molecule glucose is equal to 38 ATP. किसमें? केवल सॉरी हाँ अरबिक रेसिप्रेशन में। अब लिखिएगा अगला हिंदी में, लिखिए इस क्या हुआ, आपने हिंदी में लिखा ना इसको, एक मॉलिक्यूल बराबर 38 एटीपी। अब तीसरा लिखिएगा, लिखिए इस प्रक्रिया में साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगे? दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। इस प्रक्रिया में साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों भाग लेते हैं। इस प्रक्रिया में साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों भाग लेते हैं। इस प्रक्रिया में साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों भाग लेते हैं। साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों भाग लेते हैं। अंग्रेजी भाषा लिखिएगा, दिस प्रोसेस इज डन विथ प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। दिस प्रोसेस इज डन विथ प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। नीचे एक नोट डाल दीजिएगा, सर ब्रेक मिलेगा या नहीं? मिलेगा लगभग 10 बजे, 10 बजे 15 मिनट का। लेकिन ध्यान देना, मैं 15 मिनट का ब्रेक हमारा 15 ही का होता है, 16 का नहीं होता। नहीं पता चला चले जाओ वहां कह दो कि गोलगप्पे वो बनाना शुरू करे, छोला भटूरा, और बता दो उसमें गैस भरी थी, बहुत गर्म था, कम देर में खा पाए तो। हाँ हाँ, वही कि भाई उसमें गैस बहुत होती है ना छोला भटूरा में, आप फोड़ोगे गर्म रहेगा, बकायदा खाओगे जल जाएगा मुंह। तो इससे अच्छा ऐसा खाद्य पदार्थ चुनना जो बिस्किट खा लिया करो, है ना। चल लिखिएगा नोट में, लिखिए ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया, ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया, ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया पौधों में और जानवरों में
पौधों में, जानवरों में, पक्षियों में, पौधों में, जानवरों में, पक्षियों में संपन्न होती हैं। पौधों में, जानवरों में और पक्षियों में संपन्न होती हैं। मतलब रेप्टाइल भी अगर चाहो तो लिख लो, नहीं तो कहोगे रेप्टाइल नहीं लिखाए हो। मैं आप लिख देना मैमेलियन एंड रेप्टाइल्स समथिंग समथिंग, बड़े आकार के सब। नहीं, यूकैरियोटिक भी बोल ही सकते हो, है ना। हाँ, यूकैरियोटिक एक शब्द डाल देना, सारा आ जाएगा। लिखिएगा पौधों, जानवरों, और ब्रेकेट कर दो, सारा खेल खत्म हो जाए। किसका? यूकैरियोट्स। लिखिएगा अंग्रेजी भाषा में, द प्रोसेस ऑफ Arabic reciprocation, the process of Arabic reciprocation is very common in plants, animal. The process of Arabic reciprocation is very common in plants, animals. और ब्रेकेट कर देना यूकैरियोट्स, ब्रेकेट कर दो यूकैरियोट्स। तो पौधों में भी होगा, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी में भी होगा, और तोता, मोर, सब में कौन सा होगा? Complete breakdown of the oxygen and convert one molecule of the oxygen into 38 ATP। ठीक है, अब चलते हैं, बात करते हैं अनएरोबिक रेसिप्रेशन के बारे में। लिखिएगा अनएरोबिक रेसिप्रेशन या अनाक्सी श्वसन की प्रक्रिया। अनएरोबिक रेसिप्रेशन या अनाक्सी श्वसन की प्रक्रिया। अनाक्सी श्वसन की प्रक्रिया। तो अब इसमें C6, H12 और O6 तो रहेगा, लेकिन अब कहानी में ये ट्विस्ट होगा कि यहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं रहेगी और ना ही यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल रहेगी। बस एक ग्रीन सिग्नल है हमारे पास, और वो किसका है? वो है साइटोप्लाज्म का, कि साइटोप्लाज्म अवेलेबल है ना। तो अब इससे हमें मिलेगा 2C2H5OH, प्लस में मिलेगा CO2 और प्लस में मिलेगा 2 ATP। कितना मिल जाएगा? 2 ATP प्राप्त होगा। तो ये फॉर्मूला बनेगा C6H12O6। ये 2 में क्यों लिख दे रहा हूं बार बार यार? O6 मिलेगा 2C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और रिजल्टेंट जो मिलेगा वो मिलेगा हमें 2 ATP का। हिंदी भाषा में लिख रहे होंगे तो ऐसे ही लिखना है जैसे हमने लिखा हुआ है नीचे, बस हिंदी में माइटोकॉन्ड्रिया लिख करके क्या कर देना? गलत काट देना, और कोशिका द्रव्य लिख के क्या कर दीजिएगा? सही काट दीजिएगा, और ऑक्सीजन लिख करके गलत काट देना। तो चूंकि यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए कंप्लीट ब्रेकडाउन हो नहीं पाया। कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाया तो क्या बना? एथिल एल्कोहल। क्या बन गया? एथिल एल्कोहल, और प्लस में कार्बन डाई ऑक्साइड। यहां पर हमें एल्कोहल मिल रहा है। यहां तक आ गया काम? तो वही बात लिखते लिखिएगा, यह श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए यह श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। यह श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। नंबर 2 लिखिएगा। लिखिए ग्लूकोज का पूर्ण विघटन नहीं होता। ग्लूकोज का पूर्ण विघटन नहीं होता, और रिजल्ट के रूप में एथिल एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड व एटीपी प्राप्त होते हैं। रिजल्ट के तौर पर एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड व एटीपी प्राप्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड व एटीपी प्राप्त होता है। और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इंटू 2 ATP लिख दीजिए ब्रैकेट में। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से, एक अणु ग्लूकोज से कितना मिलेगा? नेट प्रॉफिट 2 ATP का। लिखिएगा एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 2 ATP मिलेगा।
अंग्रेजी भाषा में लिखिएगा, ग्लूकोज स्लाइटली ब्रेक डाउन इनटू एथिल एल्कोहल। अंग्रेजी भाषा लिखिएगा, ग्लूकोज स्लाइटली ब्रेक डाउन इनटू एथिल एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटीपी। ग्लूकोज slightly break down into ethyl alcohol, glucose slightly break down into ethyl alcohol, carbon dioxide and ATP, ethyl alcohol, carbon dioxide and ATP, ethyl alcohol, carbon dioxide and ATP, ब्रैकेट कर देना, 1 molecule of glucose into 2 ATP, 1 molecule of glucose is equal to 2 ATP। हिंदी में तीसरी बार लिखिएगा, इस श्वसन की प्रक्रिया में केवल क्या भाग लेगा, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। हाँ, अंग्रेजी वाले भैया खुद लिखते रहा करो, इतना जानते हो, सब बता चुका हूं। ठीक है, इस श्वसन की प्रक्रिया में एकदम बिजनेस मत बना लो कि बिजनेसमैन जैसा कि तुम्हें बोलना ही बोलना है 2 भाषा, हमने पैसा दिया है तो बोलो। जहां काम चल जाया करे वहां, चाहे मैं हिंदी वालों को समझूं या अंग्रेजी वालों को, दोनों में से कोई एक बोल दूं, मैनेज कर लिया करो। बहुत कठिन और जटिल होगा तो हम खड़े हैं बताने के लिए, निश्चिंत रहा करो। तो क्या लिखा है, इस प्रक्रिया में, यह प्रक्रिया केवल, हाँ, इस प्रक्रिया में केवल साइटोप्लाज्म भाग लेता है ना, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन तो पहले लिखियो, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहती है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहती है। अंग्रेजी लिखिएगा, साइटोप्लाज्म, ओनली साइटोप्लाज्म टेक प्लेस इन दिस प्रोसेस, ओनली साइटोप्लाज्म टेक प्लेस इन दिस प्रोसेस, only cytoplasm take place in this process, only cytoplasm take place in this process। एक नोट डाल दीजिएगा नीचे, देखिएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, कॉमा ईस्ट एंड एंडोपैरासिटिक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, कॉमा ईस्ट एंड एंडोपैरासिटिक, microorganisms such as bacteria, yeast and endoparasitics are use this reciprocation process, are use this reciprocation process। Mitochondria such as bacteria, yeast and endoparasitic are used this reciprocation process for their energy, for their energy। हिंदी लिखिएगा, हिंदी भाषा में लिखिएगा, देखिए, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव, हिंदी भाषा में लिखिएगा, सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट तथा, जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट जानते हो ना, ईस्ट एक कवक होता है, ईस्ट तथा एंडोपैरासिटिक मतलब अंतः परजीवी, ईस्ट तथा अंतः परजीवी, ईस्ट तथा अंतः परजीवी इस श्वसन प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, इस श्वसन प्रक्रिया का उपयोग करते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इस श्वसन प्रक्रिया का उपयोग करते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इस श्वसन प्रक्रिया का उपयोग करते हैं तथा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब सवाल आता है, क्या मानव ऐसा नहीं करता? जवाब है, करता है, बट ड्यूरिंग हैवी एक्टिविटी। एनिमल, मान के चलो कि अगर शिकार और शिकारी भाग रहे हैं, यानी कि हिरन भाग रहा है और शेर उसका पीछा किया है, तो उसे हैवी एक्टिविटी कहा जाएगा, और ऐसी स्थिति में उसकी मसल्स में अनएरोबिक रेसिप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, और अनएरोबिक रेसिप्रेशन इज अ सेकेंडरी रीजन ऑफ द बॉडी क्रैम्प नोन एज अ लैक्टिक एसिड। प्राइमरी रीजन ऑफ द बॉडी क्रैम्प इज अ लैक ऑफ ग्लूकोज। ध्यान देना, 2 रीजन होते हैं शरीर में क्रैम्प आने के। क्रैम्प मतलब खिंचाव और जलन। उसको शुभमन गिल को हो गया था ना वर्ड, उसमें जब वो वर्ड मैच खेल रहा था। इन दो, ये बड़े नखर्ची हैं सब, है ना, गेंद वहां जा रही, यहां लपेट जाते हैं तुरंत, है ना, गेंद पकड़ने से पहले लपेट जाएंगे। चलिए, तो अभी कोई कंपनी बहुत खेल रही है, वो उसका ऐसे धब्बा धब्बा टाइप का वो है पहनने वाला, हाँ, क्या नाम है, हाँ, उसकी मालकिन एक लड़की है ना, हाँ, और उस लड़की में गुस्सा और खुशी बहुत है।
मैंने देखा है कि जब उसका मैच जीतता है, अक्सर मैं पढ़ा के आता हूँ 10 बजे लौटता हूँ, तो हमारे फ्लैट पे चलता रहता है। कुछ लोग देखते हैं तो हम भी थके हारे से, नहीं जो खाना ना बनाने वाले हो गए, जैसे हम ही थोड़ी वहां रहते हैं, हम अकेले ना रहते फ्लैट में, हमें लगता है कोई फांसी लगा रहा है यहाँ पे। मैं 2 दिन अकेले, जैसे भी सर घर गए हैं तो हमने बोल दिया कंपनी के 2 लोग को भेजो इधर, अकेले मैं ना रहूंगा, हम रेलवे स्टेशन में सो लेंगे, हम अकेले यहाँ नहीं रहेंगे। हाँ, इससे अच्छा क्या है रेलवे स्टेशन। एक बार हम एक हॉस्टल में रुक गए और रात में हमें लगा कि हमारा गिलास का पानी कोई पी लिया, जबकि हमें लगता हम भूल गए थे रखना। भाई साहब, आ? हमें लगा गिलास का पानी कौन पिया, और उसके बाद पीछे से कोई बोला धड़ाम, हम तुरंत पहने लोअर और नीचे से जो नहीं 1 2 3 नीचे आ गए, सेकंड फ्लोर पे थे। अच्छा, नीचे वो चैनल किसी ने बंद कर रखा था आगे से, हम क्या किए कि खींचे चैनल, पूरा चैनल कभी खोलना हो तो नीचे से खींच दो तो खुल जाता है थोड़ा सा, उसमें इतना सा गैप हुआ, निकल के भागे और रात भर स्टेशन पर रहे। सुबह आ रहे पूछ रहे कहाँ गए थे, हमने कहा घूमने, हमने कहा मॉर्निंग वॉक गए। अब क्या उससे बताएं कि हम रात में डर गए थे यहाँ पे, है ना। तो मैं दरअसल ये सब कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है। मेरे पिताजी 4 भाई हैं, 4 भाइयों में मैं अकेला हूं, तो अकेले होने के नाते लोगों ने मुझे पैकिंग टाइप का बना के रखा है ना, हमेशा कि कहीं जाना है तो इनके साथ लेके जाओ या तमाम सुविधाओं से लैस कर दो इसे। बाद में जब मैं थोड़ा समझदार हुआ और किताबें वगैरह पढ़ा तो हमें लगा ये हमारी बाधा कर रहा है, तो हमने उनसे निवेदन किया कि भाई देखो, वही है सोई जो राम रच राखा, तो का करे तरक बढ़ा रहे हो, छोड़ो, हमें हमारा जीवन जीने दो, निश्चिंत रहो, हमें कुछ होगा नहीं, आपका जो वारिस है वो बरकरार रहेगा, टेंशन। हाँ, और बाकी थोड़ी सोच बढ़ाओ, हमारे यहाँ बच्चियां कई हैं, घबराया ना करो, है ना। अक्सर बच्चियों को लोग वारिस नहीं मानते हैं, तो भाई बच्चियां भी वारिस हो सकती हैं ना, ऐसा कौन सा दिक्कत है। तो उसका असर मेरे ब्रेन पर पड़ा, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो ये होता है कि जो बच्चा शुरुआत में बहुत ज्यादा उसको पैम्पर किया जाएगा कि अरे ना जाओ उधर, बिलार काट लेगी, है ना, ऐसा घर वाले बताते हैं कि खाना खाने बिल्ली आ जाएगी, है ना, तो वो बच्चा फिर बाद में उसको ब्रेन पर असर जाता है। तो मैंने डॉक्टर से पूछा ये कैसे ठीक होगा, तो उसने कहा ये बहुत कोई बीमारी तो है नहीं, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, डरना हर किसी की एक नैतिक क्रिया है, नहीं डरोगे तो फिर पागल हो जाओगे, फिर तो वही हाल होगी ना जैसे कुत्ता हाथी के पीछे भाग लिया था, और फिर उसको पूछ रहे हैं उस दिन क्या होगा कि उस दिन मैंने बहुत पी रखी थी। तो डरना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और डरना भी चाहिए, नहीं तो आप कहीं ना कहीं मुश्किल में पड़ जाएंगे। खैर, ये चैट क्या बंद कर दिए, ये चैट बंद खोल दिया करो, है ना, ये हमारे लोगों के लिए बहुत जरूरी काम होता है, इनसे आराम मिलता है, एक आध कोई अच्छा से लिख के निकल लेता है, थोड़ी देर बातचीत हो जाती है ना। हाँ जी, जी, तो ये वाला हो गया ना, ठीक, लिखिएगा, एक नोट और डालिएगा, लिखिएगा, बड़े जीवधारियों में, बड़े जीवधारियों में, बड़े जीवधारियों में अनाक्षी श्वसन प्रक्रिया तब होती है, बड़े जीवधारियों में, बड़े जीवधारियों में अनाक्षी श्वसन प्रक्रिया तब होती है, बड़े जीवधारियों में अनाक्षी श्वसन प्रक्रिया तब होती है जब वे कठिन कार्य करते हैं, जब वे कठिन कार्य करते हैं, जब वे कठिन कार्य करते हैं। अंग्रेजी भाषा लिखिएगा, इन अदर ऑर्गेनिज्म सच एज एनिमल और ह्यूमन, इन अदर ऑर्गेनिज्म, इन अदर ऑर्गेनिज्म सच एज एनिमल और ह्यूमन, such as animal or human, reciprocation occur during this reciprocation occur during heavy work, this reciprocation occurs during heavy work, this reciprocation occurs during a heavy work। तो ये रहा अनाक्षी और आक्षी श्वसन की प्रक्रिया के बारे में बातें। हमने जाना कि जब ये क्या कर रहे हैं, बहुत हैवी वर्क कर रहे हैं, तो इनकी बॉडी में एक कैसी अभिक्रिया होगी, अनाक्षी श्वसन की अभिक्रिया होना शुरू हो जाती है।
अब हम बात करेंगे एक ऐसे फंक्शन का जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। लिखिएगा हेडिंग, ग्लाइकोलिसिस। जी, वायरस कैसे सांस करेगा? वायरस सजीव नहीं है, वायरस निर्जीव है। एक कड़ी है ना बीच में। हाँ, लिखिएगा ग्लाइकोलिसिस, इसको बोलते हैं एएमपी पाथवे। एक और ब्रैकेट लिख दीजिएगा, एएमपी पाथवे। ग्लाइकोलिसिस या एएमपी पाथवे, ग्लाइकोलिसिस या एएमपी पाथवे, ग्लाइकोलिसिस या एएमपी पाथवे। हिंदी में भी ऐसे लिखिएगा, ग्लाइकोलिसिस। हिंदी वालों के लिए कोई खास ऑप्शन थोड़ी है, बस खाली उसे क्या करना है, देवनागरी में डाल दो उठा के ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि पहली बार ही तो आपको मिल रहा है ये, तो पहली बार उसको ग्लाइकोलिसिस के नाम से पढ़ो। तो ध्यान देना, ग्लाइकोलिसिस वास्तव में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम ग्लूकोज लेते हैं। मान लो कि हमारे पास C6H12 और O6 और ये कितना है, एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, और जब इसे हम ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में डालेंगे तो ये ब्रेक डाउन होगा, लेकिन यहां पर वही स्थितियां बनेगी जो अभी आपने पढ़ा है, यानी कि ऑक्सीजन यहां अवेलेबल नहीं होता। और दूसरी बड़ी बात कि इस पूरी प्रक्रिया में केवल साइटोप्लाज्म भाग लेता है। तो रिजल्टेंट जो हमें मिला वहां क्या मिला था, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल ही कन्वर्ट हो जाता है पायरुबिक एसिड में। किसमें? पायरुबिक एसिड में। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया प्रोसेस इन पायरुबिक एसिड, और ये पायरुबिक एसिड दो मॉलिक्यूल कितने बनेंगे, दो पायरुबिक एसिड बन जाते हैं। और इस दौरान टोटल 4 एटीपी फॉर्म्ड होता है, यानी कि पूरी जो अभिक्रिया है कितना बनेगा, 4 एटीपी बनता है। लेकिन इस 4 एटीपी में से -2 एटीपी हो जाता है, इसलिए कि ये जो प्रोसेस है इसको संपन्न करवाने में, यानी कि बर्न हो जाता है। और नेट प्रॉफिट जो हमें मिलता है वो मिलता है 2 एटीपी का नेट प्रॉफिट हमें मिल जाता है। अब ये जो पायरुबिक एसिड बना है इस ग्लाइकोलिसिस में, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया यहीं पर स्टॉप कर जाती है। बेसिकली ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस इज अनएरोबिक रेसिप्रेशन प्रोसेस, कह सकते हो। यही तो हो रहा है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया दूर दूर तक गायब है, बच क्या रहा है, केवल साइटोप्लाज्म बच रहा है। अब यहीं पर जब पायरुबिक एसिड बन जाता है तो ग्लाइकोलिसिस स्टॉप हो जाती है। बेसिकली ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में संपन्न होता है, और यह प्राइमरी प्रोसेस है किसी भी सेलुलर रेसिप्रेशन का। इसका होना नितांत आवश्यक है, इसके बिना ना तो हमारे अंदर ऊर्जा बनेगी, ना ही पेड़ पौधों के अंदर, ना ही किसी के अंदर। यानी ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया इज अ प्राइमरी प्रोसेस एंड अनएरोबिक रेसिप्रेशन। तो अगर ये प्रोसेस पायरुबिक एसिड पे आकर रुक गया तो अब पायरुबिक एसिड का क्या होता होगा। यदि ये ह्यूमन बॉडी में बन रहा है, यानी कि एनिमल में बन रहा है, तो यही पायरुबिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, और यही लैक्टिक एसिड बॉडी में पेन और क्रैम्प उत्पन्न करते हैं। अगर ये रेस्पिरेशन प्रोसेस ह्यूमन में नहीं हो रहा है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में या बैक्टीरिया में हो रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो किसमें हो रहा है, ये बैक्टीरिया में हो रहा है। तो अब ये जो बैक्टीरिया में होगा तो ये जो पायरुबिक एसिड ये कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड, किस होगा, अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा, और ये अमीनो एसिड बनेगा अमोनिया। क्या बनाएगा, अमोनिया। तो जहां बैक्टीरिया पनपते हैं वहां पर आपको अमोनिया की ऑर्डर या अमोनिया की गंध आनी शुरू होती है, कारण कि एक फाइनल रिजल्ट क्या बना रहे हैं, वो अमोनिया बाहर निकाल रहे हैं, और हम लोग क्या बनाते हैं, लैक्टिक एसिड बनाते हैं। ग्लाइकोलिसिस हर किसी में होगा, और प्राइमरी रेसिप्रेशन प्रोसेस है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, टेक प्लेस ओनली साइटोप्लाज्म एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू 2 पायरुबिक एसिड, and in human and animal pyruvic acid converted into the lactic acid, and microorganism like a bacteria
पायरुविक एसिड कन्वर्ट इनटू अमीनो एसिड एंड अमीनो एसिड टर्न इनटू अमोनिया। बात क्लियर हुई। अब चूंकि जो बैक्टीरिया था उसने यह प्रक्रिया वहीं पर ठप कर दी, हम बैक्टीरिया नहीं है, हम मानव हैं, हम पायरुविक अम्ल को और बर्न कराएंगे। बेसिकली किसी ने भी सवाल पूछा था हमसे कि ग्लूकोज सीधे जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में कि नहीं जाता, तो उससे मैंने क्या कह दिया, सीधे जाता, क्योंकि आपको पता नहीं था। तो हम अगर बात में अंदर अंदर की बात करते तो गड़बड़ हो जाता। अब ध्यान देना, यही पायरुविक एसिड दोनों एंटर कर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और when mitochondria participate in the reciprocation process, then glycolysis process turn into another process known as Krebs cycle. ध्यान देना, Krebs cycle is the secondary process of the cellular respiration. In this process, mitochondria take place and oxygen is present. और आपको याद होगा कि when oxygen is present and presence of the mitochondria, the process is known as aerobic process. ऑक्सीशोषण, हिंदी में देखा, जब माइटोकॉन्ड्रिया भी आ गया और जब ऑक्सीजन भी आ गया, इसको हमने क्या कहा, ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया मान ली। यहां तक समझ में आया है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो लिखिएगा अब अपनी कॉपी में, इसको बाद में बनाना जब बोलूंगा तो। लिखिए ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया श्वसन प्रक्रिया का प्रारंभिक, श्वसन प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है। श्वसन प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है, और यह ऑक्सी और अनाक्सी कोशिकीय श्वसन में होता ही है, और यह ऑक्सी और अनाक्सी, यह ऑक्सी और अनाक्सी कोशिकीय श्वसन में होता ही है। ऑक्सी और अनाक्सी कोशिकीय श्वसन में होता ही है। ऑक्सी और अनाक्सी कोशिकीय श्वसन में होता ही है, यानी कि है तो अनाक्सी बेसिकली, लेकिन दोनों में होगा, ऑक्सी में भी और अनाक्सी में भी। अंग्रेजी भाषा में लिखिएगा, देखिए ग्लाइकोलिसिस इज द इनिशियल स्टेज ऑफ रेसिप्रेशन। ग्लाइकोलिसिस इज द इनिशियल stage of respiration. Glycolysis is a initial state of respiration and occurs in both aerobic and anaerobic cellular respiration, and occurs in both aerobic and anaerobic cellular respiration, aerobic and anaerobic cellular respiration. अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये आपने क्यों लिखा दिया कि दोनों में हो रहा है, एरोबिक में भी और अनएरोबिक में? क्योंकि एरोबिक में साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया है, और अनएरोबिक में केवल साइटोप्लाज्म, और ग्लाइकोलिसिस केवल क्या चाहिए, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म तो दोनों में अवेलेबल है, एरोबिक में भी और अनएरोबिक में। तो जब भी साइटोप्लाज्म में होगा, सर आप सिर्फ अनाक्सी में, वही मैं बता रहा हूं ना, हम समझ गए थे कि मामला फंस रहा होगा आपका, कि जब भी ग्लाइकोलिसिस होगा वो शुरुआत किस में होगी, साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म हमारे अंदर भी है और साइटोप्लाज्म कोशिका के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर भी है, तो उनका साइटोप्लाज्म ही होगा, तो उनका ग्लाइकोलिसिस होकर रुक जाएगा, और हमारा ग्लाइकोलिसिस भी होगा, हमारा क्रेब्स चक्र भी होगा। तो शुरुआत कैसी होगी ग्लाइकोलिसिस के, विदाउट ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स चक्र या जो क्रेब्स साइकिल है वो नॉट परफॉर्म नहीं होती है। ग्लाइकोलिसिस होना बहुत आवश्यक है। तो जहां साइटोप्लाज्म होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिसिस, और जहां माइटोकॉन्ड्रिया होगी उसे हम बोलेंगे क्रेब्स चक्र। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? तो अभी हम बात कर रहे हैं, सर आप सिर्फ हिंदी, बाहर निकल जाओ इससे, ऊपर उठ जाओ हिंदी अंग्रेजी से, है ना, और दोनों समझो, तो दोनों स्थितियां बनेगी। ये लोग रोक देता है बीच में ना, ऐसा ऐसा करके, सर मेरे ये तो ऋषि कुमारी, ये ऋषि कुमारी तो ब्लॉक करो पहले, तो ना करना, रहने दो। तुम्हारा करीब ये 1000वां कमेंट है ऋषि कुमारी, रिंसी कुमारी का नाम है, कि सिंथेटिक प्लेटलेट्स क्यों होता है, ये क्या होता है। हम देख लिए, तत्काल देख लेते हैं, और देखने के बाद हम बताने का एक मौका होना चाहिए ना। इसका मतलब नहीं कि आप लगातार कमेंट ही मारते रहो, ब्लॉक मत करना, नहीं तो हमें अनफॉलो कर देगी। हाँ भाई, फॉलोअर कम हो जाएंगे हमारे। हाँ? हाँ,
हमें मार्केट खराब ना करनी है। चलिए, तो समझ में आया, हम ब्लॉक नहीं करवाते। हाँ। नहीं तो मैं जाके देखता हूँ शाम को 15 और 20 लोग अनफॉलो कर रहता है, हमने कहा ये ऐसे कौन सा जहर हो गया मेरे अंदर, तुम्हें फॉलो कर दिए, है ना। चलिए, तो इसे हम अब वर्तमान में बहुत बड़ा फ्यूल है ना ये, जो डेटा है वो बहुत बड़ा फ्यूल है। डेटा कम होने का मतलब है मानसिक तनाव, तो डेटा बढ़ना चाहिए। सर आज समझ नहीं आ रहा है भगवान। यूज इन सेल, हाँ पूरा यूज कर लेते हैं ना। 38 तो 38 करते हैं हम, 38 तो एक का बता रहे हैं ना, हम नजनी कितना हजारे बनाते हैं जितना ग्लूकोज खाएंगे। ठीक है सर, आज समझो, समझने का प्रयास करो। सर आकाश भैया, आप सर को बिना बताए चुपचाप ब्लॉक कर दिया करिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं, आकाश ब्लॉक कर देंगे उनको ब्लॉक कर देंगे ही। नहीं ऐसा नहीं है। ठीक, चलिए, तो ये बात समझ में आई ना। ठीक है, अंग्रेजी में हो गया, अंग्रेजी भाषा हो गया ना। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा अगला पॉइंट, लिखिएगा इन दिस प्रोसेस only cytoplasm in this process only cytoplasm is present in this process only cytoplasm is present only cytoplasm is present means mitochondria and oxygen do not take place, means mitochondria and oxygen do not take place। लिखिएगा हिंदी में, इस प्रक्रिया में केवल कोशिका द्रव्य ही भाग लेता है। इस प्रक्रिया में केवल कोशिका द्रव्य ही भाग लेता है। इस प्रक्रिया में केवल कोशिका द्रव्य ही भाग लेता है, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होते। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होते। माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होते। तो अब हम लोग इसको दोबारा एक बार ये वाला फिगर बना लेते हैं। तो हमने देखा कि ग्लूकोज था, इसको समझना भैया जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ग्लूकोज या C6H12O6 था। अब ये टेक प्लेस कहां है, साइटोप्लाज्म में प्रवेश कर रहा है, यानी कि ये क्या है, कोशिका द्रव्य है। और जब कोशिका द्रव्य में प्रवेश करेगा तो ऐसी स्थिति में ये कन्वर्ट हो जाएगा दो मॉलिक्यूल किसमें, पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड ये एक मॉलिक्यूल हो गया, और यहां हो गया ये भी पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड को हिंदी में भी यही लिखेगा पायरुविक एसिड, ऐसे पापयाक मात्रा ई खाली रूबिक, तो क्या हो जाएगा, पायरुविक अम्ल। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हमें जो नेट प्रॉफिट मिला वो कितना मिला, तो नेट प्रॉफिट मिला है इक्वल टू 2 ATP। बना कितना था, 4, लेकिन 2 बर्न हो गया तो नेट प्रॉफिट लिखेगा 2 ATP। तो अब इसको बना लीजिए नीचे, साइटोप्लाज्म टेक प्लेस और पायरुविक एसिड मिला, और इससे हमें नेट प्रॉफिट हुआ 2 ATP का। पायरुविक एसिड प्लस पायरुविक एसिड, और रिजल्ट मिला 2 ATP। पायरुविक एसिड प्लस पायरुविक एसिड, और रिजल्ट मिला हमें 2 ATP। तो यहां तक के बाद अब 15 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं, 10 बज गया है, और 10:15 या मोटा मोटा 10:20 पे उपलब्ध होते हैं, है ना। तो 10-5 रुपए लाए हो।